कर उजड़ी हूं, बिखर कर संवरी हूं, मैं दिल्ली हूं। पांडवों की राजधानी, हिंदुस्तान के कल और आज की कहानी। देने पर आ जाऊं तो दिल निकाल कर रख दूं, जो रूठ जाऊं तो फिर पास ना आऊं, मैं दिल्ली हूं। और आजकल मेरी सर्द रातों में भी मई और जून की तपिश है, मेरी अलसाई सी सुबह में भी गजब की चुस्ती है। क्यों? क्योंकि आजकल मेरे आंगन में लोकतंत्र की महफिल सजी हुई है। चंद दिनों में मेरे घर में लोकतंत्र का त्योहार दस्तक दे रहा है और मैंने इस जश्न की दावत पे सबको न्योता दिया है। पर मैं जानती हूं कि मेरे भोज का खाना कईयों को स्वाद से भर देगा तो कई बेस्वाद हो जाएंगे। और इसीलिए आजकल मेरी गलियों में नेता नगरी का शोर भी है। लेकिन राजनीति की इन राहों में कितनी रपट है, कितनी झपट। मेरी आवाज बनकर आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में अदिति नागर बताएंगी एक एक सच। क्योंकि कल तक यहां जो अपने थे वो अब बेगाने होने लगे हैं। कल तक जो साथ थे वो खिलाफ हो चले। दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने हजार रुपए डाले जाएंगे। आज दिल्ली के बुजुर्गों के लिए मैं संजीवनी योजना का ऐलान करने जा रहा हूं। हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों का पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। इसकी चुनाव के बाद हम योजना लेके आएंगे, योजना पारित करेंगे। ये मुझे एक तो समझ में नहीं आ रहा कि अरविंद केजरीवाल की जितनी भी प्रॉमिस है सब फ्री है। इसके अलावा उसे कुछ सूझता नहीं है। तो एक बात स्पष्ट हो गई है कि किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में नहीं आ रही है। हम लोग जो कांग्रेस है, जिस तरह हम लोग बढ़े हैं पिछले 5-6 महीने में, मुझे तो पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी सेकंड ही नहीं, थर्ड पोजीशन पर आएगी, बीजेपी सेकंड आएगी। के अंदर केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्योंकि अगर कोई फर्जीवाड़े का राजा है पूरे देश के अंदर तो वो फर्जीवाल केजरीवाल है। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। उन्होंने सारी हदें पार करके सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। सुन लिया आपने? ये वो है जो कल तक सियासत में साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे, पर आज विधानसभा का दंगल है तो जुबान पर शोले खुद ब खुद आ गए। और जो ये लड़ाई है वो क्यों है, पहले वो समझ लेते हैं। दरअसल दिल्ली की राजनीति में राजा वो बनेगा जिसके साथ होंगे ये 5 फैक्टर। पूर्वांचली तो करीब 19% है और 29 सीटों पर निर्णायक स्थिति में है। दलित वोटर जो करीब 17% हैं और इनके लिए 12 सीटें आरक्षित भी हैं। इसके अलावा 22% पंजाबी, 18% जाट वोटर और करीब 15% मुस्लिम वोटर है, जिनका असर दिल्ली की 11 सीटों पर साफ तौर पर है। अब कहने की जरूरत नहीं कि जिस पार्टी ने पूर्वांचली वोटर्स के साथ दलित वोटर्स या मुस्लिम वोटर्स को साध लिया, सरकार वही बनाए। और इसीलिए आजकल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। और हो भी क्यों ना,
आखिर राजनीति है, सत्ता तो सबको चाहिए और सत्ता तभी मिलेगी जब समीकरण सेट हो। तो सबसे पहले आपको कांग्रेस का दलित मुस्लिम प्लान समझा देते हैं। हालांकि डीएम प्लान हम पूरे विस्तार से समझेंगे, लेकिन इसमें एम फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। और वैसे भी आपने पिछले जितने चुनाव देखे उन सभी में एम फैक्टर, महिला फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण था और आम आदमी पार्टी उसी एम फैक्टर पर आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस का एम फैक्टर महिला के साथ साथ मुस्लिम भी है। अब देखिए इस डीएम प्लान ये क्या है। इस डीएम प्लान के सहारे कांग्रेस दिल्ली में आपको आउट करके खुद को इन करना चाहती है। मैंने कांग्रेस के कुछ लोगों से बात की तो उनका मिजाज साफ समझ में आया कि कांग्रेस के कुछ नेता दबी जबान में ये मानने लग गए हैं। और दबी जबान क्यों? बंद कमरे में तो इस पर विस्तार से चर्चा हुई है कि जब तक दिल्ली में आप वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। या फिर उसको दूसरे तरीके समझते हैं, जब तक ये लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी कांग्रेस बहुत छोटे हिसाब से रहेगी। जब ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी बात तब बनेगी। तो अब इस त्रिकोणीय मुकाबले में आम आदमी पार्टी को दरकिनार करना ही इस चुनाव का कांग्रेस का उद्देश्य बन गया है। अब देखिए, जब तक आम आदमी पार्टी रहेगी कांग्रेस सत्ता में वापसी के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सारा का सारा कांग्रेस का वोटर तो आम आदमी पार्टी के पास है। इसीलिए इस बार कांग्रेस की रणनीति थोड़ी जुदा है। कांग्रेस इस बार अंडर द कार्पेट बीजेपी की फील्डिंग पर काम कर रही है कि बीजेपी की तरफ से फील्डिंग हो, बीजेपी को एज मिले, जिससे कि आने वाले दशकों में कांग्रेस भी दिल्ली में एक मजबूत स्थिति में नजर आए। तो अब आगे ये प्लान समझते हैं। और इसीलिए बेशक इस बार बीजेपी जीत जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार नहीं बननी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और इसीलिए कांग्रेस अपने डीएम प्लान पर फोकस भी कर रही है। अब ये डीएम प्लान क्या है? ये डीएम प्लान कुछ और नहीं बल्कि दलित मुस्लिम प्लान है। इसमें कांग्रेस ने दिल्ली के सभी 70 सीटों का बाकायदा एक सर्वे कराया। हार जीत का नहीं, वो तो उनको पता है कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं, पर यह सर्वे था एक बार पूरी तरीके से कि किस सीट पर कितने दलित वोटर्स हैं, एससी वोटर्स हैं और किस सीट पे कितने मुस्लिम वोटर्स हैं। और ये पता करने की कोशिश की है कि इन सीटों पर कितने, जैसा मैंने आपको बोला, एससी और कितने मुस्लिम वोटर्स हैं। आमतौर पर हम यही मानते आए हैं कि दिल्ली की करीब 11 सीटों पर मुस्लिम वोटर असर डालते हैं, जैसे कि सीलमपुर है, मुस्तफाबाद है, ओखला है, मटिया महल है, बल्ली मरान और बाबरपुर, ये सब मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। जबकि चांदनी चौक, सदर बाजार, त्रिलोकपुरी, सीमापुरी और किराड़ी में मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। लेकिन कांग्रेस ने सर्वे करके ये पता करने की कोशिश की है कि आखिर इन वोटर्स की संख्या कितनी है और इस सर्वे के मुताबिक आदर्श नगर में 8.2% मुस्लिम है, फिर 17.61% एससी वोटर्स, फिर बादली का जिक्र करते हैं, बादली में 12.6% मुस्लिम्स हैं तो 19.03% एससी वोटर है। बवाना में 7.8% मुस्लिम्स हैं तो 21.06% एससी। सदर बाजार में 29.7% मुस्लिम है और 18.41% एससी वोटर्स हैं। मटिया महल 60% मुस्लिम और 12.51 लगभग 13% के आसपास एससी वोटर। फिर बल्ली मरान में 49.8% मुस्लिम और एससी वोटर है 24.33 लगभग 25%। ओखला में 52.5% वोटर है मुस्लिम। ओखला बहुत महत्वपूर्ण सीट है और यहां पर एससी वोटर 9.79 लगभग 10% के आसपास। फिर त्रिलोकपुरी में 11.9% मुस्लिम, 31.72% एससी। सीमापुरी में 23.4% मुस्लिम तो 30.51% एससी वोटर्स हैं। सीलमपुर में 57% मुस्लिम, लगभग 9% के आसपास या 8 मान लीजिए 8% के आसपास एससी वोटर है। तो बाबरपुर में 41.1% मुस्लिम है और लगभग 6% के आसपास यहां पर दलित वोटर है। फिर
39.5% मुस्लिम मुस्तफाबाद में है और 11.60% यहाँ पर दलित वोटर है। तो ये लबोलुबाब समझने के पीछे क्या रणनीति है वो भी आपको बताएंगे। देखिए, कांग्रेस ने ये सर्वे सभी 70 सीटों पे किया और वोटों के समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। अंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर जहां कांग्रेस दलित वोटर को अपने पाले में करना चाहती है, हालांकि यही काम आम आदमी पार्टी भी कर रही है, तो वहीं मुस्लिम वोटर को लुभाने के लिए खास स्ट्रैटेजी है। अब मेरे जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए घर घर जाकर, क्या कैसे, ठीक वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में बीजेपी ने एससी वोटर्स को साधने का काम किया, उस माइक्रो मैनेजमेंट के लिहाज से घर घर जाकर मुस्लिम वोटर को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट चुकी है। अब यहां कहानी शुरू होती है जो मैं आपको बताऊंगी कि इस रणनीति के तहत कांग्रेस ने क्या कुछ किया। आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के नतीजे आए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आए, तो नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने। अप्रत्याशित जीत थी और उस भाषण के दौरान उन्होंने, भाषण खत्म होने के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि 2013 में आनन फानन में जब सरकार जा रही थी तो आनन फानन में दिल्ली की बहुत सारी जमीनों को वक्फ को दे दिया। ये बात आपको भी याद होगी। जब ये कहा गया उसके बाद कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई कि जब भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की रणनीति पर काम कर रही है तो अब दिल्ली में भी हम वही करेंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस की रणनीति हुई और उस रणनीति के तहत कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन, उनको दिल्ली का प्रभारी बनाया। दानिश अबरार राष्ट्र सचिव बनाए गए। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी में भी इमरान मसूद का मुस्लिम चेहरा रखा गया ताकि मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाया जा सके। अच्छा, अब 70 सीटों की बात है। 70 सीटों पे कमर कस रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को असलियत पता है। वो दो चीजें कर रही है। पहला, जिन सीटों पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके वाली सीटों पर काम करना, उसमें भी सारी सीटें नहीं, केवल 8 से 10 सीटें। टेक्निकली इस चुनाव में कांग्रेस केवल 8 से 10 सीटों पर काम कर रही है और वो ये चाहती है कि इस बार विधानसभा में 8 से 10 विधायक कांग्रेस के पहुंच जाएं, जो कांग्रेस की जीत होगी। और अब अपने मुस्लिम वोटर्स को वापस लाने की कवायद है। उसमें जो ये बयान है जो नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है वक्फ पर, वो भी कारगर साबित होगा, कांग्रेस को लगता है। और दूसरा, उन्होंने 3 जो ये लोगों का नाम मैंने बताया, काजी निजामुद्दीन, दानिश अबरार और इमरान मसूद, ये भी कारगर साबित होगा। और फिर माइक्रो मैनेजमेंट, घर घर जाकर सबको समझाना कि कांग्रेस के साथ रहोगे तो बचे रहोगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी, और साथ में फिर बात आई अंबेडकर के बयान को। अब वो कौन बेहतर बुना पाता है, अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये था कांग्रेस का डीएम प्लान में से एम, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, आपकी काट के लिए कांग्रेस जो चुनावी वादे करने की तैयारी में है, वो भी अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पे मुस्लिम वोट जाने से तो परेशान हो ही रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस की रणनीति के तहत अब अजय माकन और सीनियर राष्ट्रीय नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उससे भी परेशान हो रहे हैं। और अब तीसरी बात, जो मैनिफेस्टो में वादे हों। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि देने के अलावा गहलोत सरकार के तर्ज पर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देना, 30,000 लीटर मुफ्त पानी, वैसे ही बिजली देने की बात होगी। साथ में पर्यावरण को लेकर, पोल्यूशन को लेकर भी गारंटी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ गैस को लेकर 1000 रुपए फ्री देने की बात है। तो ये तमाम बातें भी, हालांकि कांग्रेस ने ये तमाम बातें सोची है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसको आसानी से इसको चैलेंज कर सकती है, क्योंकि बार बार हिमाचल और कर्नाटक में क्या दुर्दशा है फ्री बीज की, वो बताएगी। लेकिन कांग्रेस इस बार बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को टारगेट करके इस चुनाव में आगे बढ़ रही है, और वो आपको आए दिन बयानबाजियों में नजर भी आता होगा। कांग्रेस को ये बात अच्छे से पता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। अब अगर वो थोड़ी मेहनत करती है स्ट्रेटेजिकली, तो वो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ पाने के दौर में आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। ये बात अलग है कि संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे को उतारा है, साथ में अलका लांबा भी मानी नहीं है, लेकिन चुनाव में उतारना चाहते हैं आतुषी के सामने, वो प्रयास चल रहे हैं। या आम आदमी पार्टी ने जिसकी टिकट काटी है उनको लेने के भी प्रयास चल रहे हैं, लिए भी हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अगर दिल्ली में उसे अपना वनवास खत्म करना है
इस बार नहीं तो आने वाले एक दशक में तो अरविंद केजरीवाल के साथ की जगह उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होना हो। तो दिल्ली कांग्रेस की सारी इस लड़ाई में बीजेपी की बजाय केजरीवाल को ही ज्यादा फोकस कर रही है। दिल्ली के सभी मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम वोटर की बड़ी भूमिका वाली 11 सीटें पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी। यह है चिंता की बात अरविंद केजरीवाल के लिए। अब इन सीटों पर कांग्रेस भी फोकस कर रही है। जब कांग्रेस भी फोकस कर रही है तो ध्रुवीकरण होगा, वोट बटेंगे। ये सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और इस बार कांग्रेस वहीं अपनी वापसी का रास्ता बना रही है। रणनीति यही है कि कम से कम इन 8 सीटों, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि 8 से 10 सीटें, 8 से 10 सीटों को जीतकर आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए। कांग्रेस की रणनीति उसके टिकट बंटवारे में भी झलक रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें 5 मुस्लिम चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 47 घोषित उम्मीदवारों में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस उतार सकती है। अब इस वक्त दिल्ली का चुनावी चक्रव्यूह कुछ ऐसा है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने एक ही चुनौती है, क्योंकि अगर कांग्रेस दिल्ली में पूरी तरह खत्म हो चुकी है तो बीजेपी भी पिछले 2 चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। और अगर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के करीब आते हैं तो कांग्रेस को तो पता है उसका दी एंड हो जाएगा। दिल्ली में सारे का सारा संगठन, वोटर्स सब फाइनली अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। 3 बार का मुख्यमंत्री का कद राजनीति में बड़ा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब यहां कांग्रेस भले ही बीजेपी की दोस्त ना हो, लेकिन यह जरूर जानती है कांग्रेस कि अगर आम आदमी पार्टी हारी तो कांग्रेस विकल्प बनने की तैयारी कर सकती है। यानी कि ये पूरा का पूरा मैच 2 जनों के बीच में खेलना चाहती है कांग्रेस आने वाले समय में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के लिए तभी आसान है। 2024 में जिन सीटों पर कांग्रेस ने लीड ली वो वहीं ले पाई जहां पर लड़ाई आमने सामने की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले को कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए। अब कांग्रेस इस वक्त तो दिल्ली में कुछ खास करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही, लेकिन अपनी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से वो आगे बढ़ रही है। ये जरूर जानती है कांग्रेस कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में टक्कर दे सकती है और टक्कर के लिए बीजेपी दिल्ली में तैयार भी हो रही है। और अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते प्रत्याशी के रूप में नहीं खोले। सुनने में तो ये भी आया था कि भले ही आम आदमी पार्टी ने टिकट वितरण कर दिया, लेकिन अभी भी सिटिंग विधायक बीजेपी के पास आ सकते हैं। पिछले 7 महीने में से ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है और मैं आपको आज बता दूं कि अगर चुनाव के बाद नतीजों में बीजेपी थोड़ा भी बेहतर करती है तो हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी ने एक बड़ी स्ट्रैटेजी प्लान की साइलेंटली, जो माइक्रो मैनेजमेंट है बीजेपी का, और उस स्ट्रैटेजी में पिछले 7 महीने से बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भेज दिया है झुग्गी झोपड़ियों में। 7 महीने से दिल्ली के अंदर बीजेपी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वोटर्स के लिए खास अभियान चला रही है। उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उनके साथ जीवन बिता रहे हैं 7 महीने से। आपने नाम सुना होगा मैन टू मैन मार्किंग। बीजेपी ने यहाँ पर झुग्गी टू झुग्गी मार्किंग किया और ऐसा नहीं कि एक दिन गए और बस। उस झुग्गी में कम से कम 6 से 7 बार अलग अलग कार्यकर्ता सीनियर पहुंचे हैं, उनके साथ खाना खाया, उनके साथ रहे हैं, उनके साथ पूरा दिन बिता रहे हैं और उनसे ये भी कहा कि आपकी तकलीफें देखकर समझकर हम मैनिफेस्टो में उन तमाम बातों को उतारेंगे, उन वादे को पूरा भी करेंगे अगर सरकार बनती है। और इस अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता, जैसे मैं बता रही हूँ, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ जीवन व्यापन कर रहे हैं और दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की जमीन भी दिल्ली में तैयार की जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली के अंदर रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाकर बीजेपी फ्रंट फुट पर खेल रही है। तो दूसरी ओर बीजेपी की नजर पंजाबी और सिख वोटर्स पे भी है। दिल्ली में पंजाबी एक बड़ा बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये गणित थोड़ा गड़बड़ाया, पर अब बीजेपी उसे एक बार फिर पुख्ता तौर पर अपने साथ करने में जुटी हुई है। वीर बाल दिवस पर यह कोशिश और पुख्ता तरीके से नजर आई। 3 साल पहले हमारी सरकार ने
वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। खैर, बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई वैसे तो स्वाभाविक है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ट्विस्ट आया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई का रंग देखकर। यह लड़ाई इतनी आगे बढ़ चुकी है कि दिल्ली में इंडी गठबंधन अब कल की बात नजर आने लगी है। यहां तक कि केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर सरकार का विज्ञापन क्या आया, सबसे पहले कांग्रेस के यूथ विंग ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने यह कहती नजर आई कि कांग्रेस और बीजेपी में साठगांठ है। इसके बाद कांग्रेस ने मौका हर बार धोखा नाम से आम आदमी पार्टी के खिलाफ श्वेत पत्र जारी किया। तो संजय सिंह ये कहते दिखे कि कांग्रेस के दिल्ली इकाई के नेता बीजेपी के साथ खड़े हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन में जब सब साथ आए थे तो यही वादा था कि हम नेशनल स्तर पर 2024 के लिए या नेशनल मुद्दों पर एक साथ आएंगे, रीजनल मुद्दों पर साथ नहीं आए, ये बात हुई थी। अब उसमें हो यही रहा था कि रीजनल नेता भले ही एक दूसरे पर कटाक्ष करें, बयानबाजी करें, लेकिन नेशनल लीडरशिप किसी भी पार्टी की एक दूसरे पर कटाक्ष नहीं करेगी। यह इंडिया गठबंधन का एक बेसिक प्रॉमिस था। लेकिन दिल्ली चुनाव में क्या हुआ? बीजेपी के जिस तरीके से बीजेपी चुनाव में आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी आगे बढ़ा रही है, तो कांग्रेस के अजय माकन जो कि राष्ट्र नेता हैं, उन्होंने बयानबाजी शुरू की। तो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को बाहर किया जाए। जाहिर तौर पे एक तरफ बीजेपी चुनौती है तो दूसरी तरफ कांग्रेस चुनौती है आम आदमी पार्टी के लिए। अब यहां सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस दिल्ली चुनाव में बीजेपी पर हमलावर नहीं है, बल्कि कांग्रेस के निशाने पर आम आदमी पार्टी है। जाहिर है कि दिल्ली के चुनाव पास आए तो इंडी गठबंधन की गांठ खुल गई। फिर नेताओं की जुबान भी तलक होने लगी है। दोनों दल आमने सामने हैं और आम आदमी पार्टी इस सियासी खेल में चौतरफा घिर चुकी है। अब आम आदमी पार्टी के सामने क्या क्या रास्ते हैं और दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के फेवर में क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी साधारण आदमी वाली इमेज को कायम रखने के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर यह संदेश दे दिया कि सत्ता के लोभ से वो दूर है। फिर शीश महल जैसे नैरेटिव को भी जाहिर तौर पे तोड़ने की कोशिश की। एक दौर में वो काफी चर्चित था, लेकिन सत्ता छोड़ने के बाद वो अरविंद केजरीवाल के पद छोड़ने के बाद से शांत होता नजर आया। फिर महिलाओं को साधने के लिए भी अरविंद केजरीवाल ये नया प्लान लेकर आए। यहां तक कि आचार संहिता लगने से पहले खाते में भी चीजें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। ये बात और है कि महिला किसे वोट करेंगी ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि झारखंड में किसी और को किया, हरियाणा में किसी और पार्टी को किया, तो महिला चुप हैं लेकिन दमदार है। कुल जमा बात यह है कि कांग्रेस ने उसी ध्रुवीकरण की राह को पकड़ा है जिस पर बीजेपी चलती है, क्योंकि बीजेपी की नजर अगर हिंदू वोटर्स और एससी वोटर्स पर है तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से मुस्लिम वोट बैंक और थोड़ा बहुत बीजेपी से एससी वोट बैंक को तोड़ने की, छीनने की कोशिश कर रही है। अब इससे भले ही कांग्रेस सरकार ना बना पाए, लेकिन आम आदमी पार्टी का एक छत्र राज तो डेफिनेटली खत्म हो सकता है। वैसे भी राजनीति में तो ये कहा ही जाता है कि सभी लड़ाई खुद के जीतने के लिए नहीं होती, कई बार किसी को हरा कर भी अपना नफा किया जाता है। तो अगर इस नफे के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे से वफा तोड़ भी ली तो भला कौन सी आफत आ गई। हाँ, बीजेपी इस लड़ाई में वोट का छीका फूटने का मौका जरूर ढूंढ रही है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी का वोट का छीका टूटेगा तभी तो बीजेपी के हिस्से में कुछ आ पाएगा। तो आप हैरान मत होइए, ये पॉलिटिक्स है, यहां पावर गेम में किसी के पास कोई शेम नहीं।